आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन एज इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स कि जब दो प्लेन्स इंटरसेक्ट करते हैं तो उनके इंटरसेक्शन से एक स्ट्रेट लाइन बनती है। उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं ये सीखेंगे, और सीखेंगे ये कि स्क्यू लाइंस कैसी लाइंस को कहते हैं, और अगर हमें स्क्यू लाइंस के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मालूम करना हो तो वो कैसे मालूम किया जाता है। इसके अलावा ये भी सीखेंगे कि दो प्लेन्स के इंटरसेक्शन से जो लाइन बनती है उस लाइन में से पास करता हुआ अगर हमें कोई और प्लेन मालूम करना हो तो कैसे मालूम करते हैं, उसकी इक्वेशन क्या होती है। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम स्ट्रेट लाइन एज इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स की बात करने लगे हैं। अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास एक प्लेन P1 है जिसकी इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल्स टू 0 है। एक और प्लेन हमारे पास P2 है जिसकी इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल्स टू 0 है। जो पहला प्लेन है इसका नॉर्मल वेक्टर हमें मालूम है, जो x y z के कोफिशिएंट्स होते हैं वो नॉर्मल वेक्टर है प्लेन P1 का, और प्लेन P2 का जो नॉर्मल वेक्टर जिसको हम अगर n2 कह लें तो वो x y z के कोफिशिएंट्स हैं। ये दो प्लेन्स जो हैं कैसे पता चलेगा कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर प्लेन्स P1 और P2 पैरेलल हैं, कैसे पता चलेगा कि प्लेन्स पैरेलल हैं। अगर फ़र्ज़ करें ये दो प्लेन्स हैं आपके सामने, ये आपस में पैरेलल हैं, दोनों का नॉर्मल वेक्टर आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम है, और ऐसा भी हो सकता है कि इसका नॉर्मल वेक्टर से n1 है और इसका नॉर्मल वेक्टर n2 है, और ये दोनों नॉर्मल वेक्टर आपस में पैरेलल हैं। जब भी दो प्लेन पैरेलल होंगे तो उनके नॉर्मल वेक्टर्स भी पैरेलल होंगे। इसका मतलब है प्लेन पैरेलल कब नहीं होंगे, प्लेन पैरेलल कब नहीं होंगे जब उनके नॉर्मल वेक्टर पैरेलल नहीं होंगे, और प्लेन पैरेलल होंगे इफ़ एंड ओनली इफ उनके नॉर्मल वेक्टर पैरेलल हों। और n1 और n2 वेक्टर्स कैसे पता चलेगा कि पैरेलल हैं। अगर एक वेक्टर को किसी नंबर t से मल्टीप्लाई करके दूसरे वेक्टर के इक्वल आ जाए, फ़र्ज़ करें n2 को t से मल्टीप्लाई करके n1 के इक्वल आ जाए तो वेक्टर्स पैरेलल हैं, और नॉर्मल वेक्टर्स पैरेलल हैं तो प्लेन्स आपस में पैरेलल हैं। और अगर नॉर्मल वेक्टर्स पैरेलल नहीं हैं, नॉर्मल वेक्टर्स पैरेलल नहीं हैं, इसका नॉर्मल वेक्टर इस साइड पे से ये है और इसका नॉर्मल वेक्टर इस साइड पे से n2 है, ये आपस में पैरेलल नहीं हैं। अगर नॉर्मल वेक्टर्स पैरेलल नहीं हैं तो फिर प्लेन्स पैरेलल नहीं हैं, फिर प्लेन्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं और उनके इंटरसेक्शन से बन रही है एक स्ट्रेट लाइन। याद रहे जब भी दो प्लेन्स पैरेलल नहीं होंगे तो उनके इंटरसेक्शन से एक स्ट्रेट लाइन बना करेगी। अगर प्लेन्स पैरेलल नहीं हैं तो वो इंटरसेक्ट करेंगे और उनका इंटरसेक्शन होगी एक स्ट्रेट लाइन। वो जो स्ट्रेट लाइन दो प्लेन्स के इंटरसेक्शन से बन रही है उसको लिखा कैसे करेंगे। एक लाइन को लिखने का नया तरीका, अगर आपके पास ये दो प्लेन्स की इक्वेशन है और आप इनके इंटरसेक्शन वाली लाइन लिखना चाहते हैं तो आप एक इक्वेशन में लिख लेंगे एक प्लेन इक्वल टू 0 और दूसरा प्लेन इक्वल टू 0। ऐसे लिखने का मतलब होगा कि बेसिकली हमने इन दो प्लेन्स का इंटरसेक्शन लेना है जो कि एक स्ट्रेट लाइन है। आइंदा से याद रहे अगर कहीं आपको ऐसे दो लीनियर इक्वेशंस इकट्ठी इक्वल टू 0 की शेप में लिखी हुई मिल जाएं तो इसका मतलब होगा वो दो प्लेन्स के इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही हैं, वो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो दो प्लेन्स के इंटरसेक्शन से बनने वाली स्ट्रेट लाइन को हम ऐसे भी लिखा करते हैं। लेकिन अगर हमें स्ट्रेट लाइन की सिमेट्रिक, पैरामेट्रिक या वेक्टर फॉर्म मालूम करना हो तो क्या करेंगे। उसके लिए हमें चाहिए होगा लाइन का पैरेलल वेक्टर और हमें चाहिए होगा लाइन का एक पॉइंट। लाइन का पैरेलल वेक्टर कैसे मिला करेगा, याद करें अगर मैं n1 क्रॉस n2 लूँ तो कैसा वेक्टर बनेगा। n1 क्रॉस n2 से एक ऐसा वेक्टर बनेगा जो n1 और n2 दोनों पे परपेंडिकुलर होगा। और अगर ये इनके इंटरसेक्शन से लाइन बन रही है, ये लाइन दोनों प्लेन्स के अंदर मौजूद है, ये लाइन के पैरेलल अगर एक वेक्टर c है तो वेक्टर c जो है वो n1 के साथ भी परपेंडिकुलर है और वेक्टर c जो है वो n2 के साथ भी परपेंडिकुलर है। n1 क्रॉस n2 एक वेक्टर है जो n1 और n2 दोनों पे परपेंडिकुलर है। लाइन के पैरेलल वेक्टर अगर c लें, लाइन चूंकि दोनों प्लेन्स में है तो c वेक्टर भी n1 और n2 दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर है,
तो n1 क्रॉस n2 जो n1 और n2 दोनों पे परपेंडिकुलर है, और C जो n1 और n2 दोनों पे परपेंडिकुलर है, ये आपस में पैरेलल होंगे। बेसिकली n1 क्रॉस n2 से हमें लाइन का पैरेलल वेक्टर मिल जाएगा। याद रहे p1 p2 अगर प्लेन्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं और आप n1 क्रॉस n2 ले लेते हैं तो ये हमें एक वेक्टर मिल जाएगा जो पैरेलल टू देयर लाइन ऑफ इंटरसेक्शन होगा। एक दफ़ा फिर जल्दी से रिवाइज कर देता हूँ। अभी तक हमने क्या पढ़ा है? अभी तक हमने ये पढ़ा है कि अगर दो प्लेन्स हैं हमारे पास तो हो सकता है वो दोनों प्लेन्स पैरेलल हों, और वो उस वक्त पैरेलल होंगे अगर उनके नॉर्मल वेक्टर आपस में पैरेलल होंगे। और अगर नॉर्मल वेक्टर पैरेलल नहीं है तो वो प्लेन इंटरसेक्ट कर जाएंगे और उनके इंटरसेक्शन से एक स्ट्रेट लाइन बना करेगी। अगर दोनों प्लेन्स की इक्वेशन को इस तरह से लिख लिया जाए तो वो उनके इंटरसेक्शन वाली लाइन की इक्वेशन होगी। अगर आपने इंटरसेक्शन वाली लाइन की सिमेट्रिक या पैरामीट्रिक या वेक्टर फॉर्म मालूम करना है तो आपको उसके पैरेलल वेक्टर की ज़रूरत है। उसके लिए आप उन दोनों प्लेन्स के नॉर्मल वेक्टर्स का अगर क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे तो हमें एक ऐसा वेक्टर मिल जाएगा जो इंटरसेक्शन वाली लाइन के पैरेलल वेक्टर होगा। एक एग्जांपल कर रहे हैं। इस एग्जांपल में हम दो प्लेन्स के इंटरसेक्शन से बनने वाली लाइन की सिमेट्रिक फॉर्म मालूम करेंगे। एक्सरसाइज है हमारे पास, शो डैट द प्लेन्स, एक प्लेन हमें गिवन है 3x - 2y + 5z = -2। एक और प्लेन हमें गिवन है x - y - z = 2। शो ये करना है कि ये दोनों प्लेन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पैरेलल नहीं है, और फाइंड करनी है सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ देयर लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, और उनके इंटरसेक्शन वाली लाइन की सिमेट्रिक फॉर्म मालूम करना है। सिमेट्रिक फॉर्म याद करवा दूं, लाइन की क्या हुआ करती है, x - x1 ओवर c1 = y - y1 ओवर c2 = z - z1 ओवर c3। ये लाइन की सिमेट्रिक फॉर्म होती है जिसमें x1 y1 z1 लाइन पर पॉइंट होता है और c1 c2 c3 लाइन का पैरेलल वेक्टर होता है। अब यहाँ पर हमें लाइन की इक्वेशन मालूम करना है, लेकिन लाइन की इक्वेशन सिमेट्रिक फॉर्म में मालूम करने से पहले हमें शो ये करना है कि ये प्लेन्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी ये पैरेलल नहीं है। उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए अभी हमने नोट किया है कि हम शो करेंगे कि इनके नॉर्मल वेक्टर्स पैरेलल नहीं हैं। वेक्टर्स पैरेलल नहीं हैं, पैरेलल होते हैं उस सूरत में जब n1 = t टाइम्स n2 हो सम नंबर t के लिए, और अगर ऐसा ना हो सके तो पैरेलल नहीं होते हैं। एक और कंडीशन भी होती है, अगर एक नॉर्मल वेक्टर a1 b1 c1 है, दूसरा नॉर्मल वेक्टर a2 b2 और c2 है, तो कैसे पता चलता है कि ये पैरेलल हैं या नहीं है? इनके कोफिशिएंट्स की रेशो लेने से a1 ओवर a2 इक्वल आ जाए b1 ओवर b2 के, इक्वल आ जाए c1 ओवर c2 के, तो फिर वेक्टर्स पैरेलल हैं। और अगर इन तीन में से कोई दो भी इक्वल ना आए तो फिर पैरेलल नहीं है। हम यहाँ पर यही तरीका अडॉप्ट करने लगे हैं। दोनों प्लेन्स के नॉर्मल वेक्टर्स लिखते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जो नॉर्मल वेक्टर्स हैं हमें गिवन प्लेन्स के वो क्या क्या हैं? ये जो पहला प्लेन है 3x - 2y + 5z = -2, इसमें x, y और z के कोफिशिएंट्स यानी 3 - 2 और 5, ये इसका नॉर्मल वेक्टर है। 3 - 2 और 5 इसको a1 b1 c1 कह लिया। जो दूसरा प्लेन है x - y - z = 2, इसमें x, y और z के कोफिशिएंट्स 1 - 1 और -1, ये दूसरे प्लेन का नॉर्मल वेक्टर है। और हम ये शो करना चाहते हैं कि ये नॉर्मल वेक्टर्स पैरेलल नहीं हैं। उसके लिए a1 ओवर a2 की रेशो लेते हैं। a1 ओवर a2 की रेशो, a1 3 है, a2 1 है, 3 ओवर 1 आ गई। और b1 ओवर b2 लेते हैं, b1 ओवर b2, b1 -2 है और b2 -1 है, b1 ओवर b2 -2 ओवर -1 2 आ गया। क्या a1 ओवर a2 b1 ओवर b2 सेम आए हैं? a1 ओवर a2 और b1 ओवर b2 सेम नहीं आए हैं, और सेम नहीं आए हैं इसका मतलब है n1 और n2 वेक्टर्स पैरेलल नहीं हैं। अगर प्लेन्स के नॉर्मल वेक्टर्स पैरेलल नहीं हैं तो प्लेन्स भी पैरेलल नहीं हैं, और प्लेन्स जब भी पैरेलल नहीं होते वो इंटरसेक्ट करते हैं। इसका मतलब है प्लेन्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एक काम हमने कर लिया,
ये शो कर लिया कि ये दोनों प्लेन्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं। दूसरा काम अब हमने ये करना है कि इनके इंटरसेक्शन वाली लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है और सिमेट्रिक फॉर्म में मालूम करनी है। उसके लिए एक पॉइंट की ज़रूरत है और एक पैरेलल वेक्टर की ज़रूरत है। पैरेलल वेक्टर अभी हमने सीखा था, दोनों के नॉर्मल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेने से पैरेलल वेक्टर मिल जाएगा। पॉइंट कैसे लेंगे ये अभी ज़रा बाद में सोचते हैं, पहले लाइन का पैरेलल वेक्टर मालूम कर लेते हैं। n1 और n2 का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, लाइन का पैरेलल वेक्टर c मिल जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लेंगे? डिटर्मिनेंट की शेप में i j k फर्स्ट रो, n1 के कंपोनेंट्स 3 - 2 और 5 सेकंड रो, n2 के कंपोनेंट्स 1 - 1 और -1 थर्ड रो। इस डिटर्मिनेंट को आप सॉल्व कर लें फर्स्ट रो से, तो i j और k और हमारे पास वेक्टर c आ जाएगा। सिंप्लीफाई करने पे 7i + 8j - k, ये मेरे पास c1 c2 c3 की वैल्यूज़ आ गई हैं। और दूसरा मुझे चाहिए प्लेन के ऊपर एक पॉइंट। ये दो प्लेन्स की इक्वेशंस हैं, इनमें 3 वेरिएबल्स हैं, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम करना है। 2 इक्वेशंस हैं और 3 वेरिएबल्स हैं। इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में इन्फिनिट पॉसिबल आंसर्स हैं। मुझे उन इन्फिनिट पॉसिबल आंसर्स में से एक आंसर की ज़रूरत है। जब भी इक्वेशंस कम और वेरिएबल्स ज़्यादा हों तो या तो कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ करता या इन्फिनिट सॉल्यूशंस हुआ करते हैं। और यहाँ हम पहले ही डिसाइड कर चुके हैं, चूंकि दोनों प्लेन्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उनके इंटरसेक्शन में लाइन है, तो इन्फिनिट सॉल्यूशंस हैं। उन इन्फिनिट पॉइंट्स में से मुझे एक पॉइंट की ज़रूरत है। ऐसा करते हैं, इन 3 वेरिएबल्स में से एक वेरिएबल की वैल्यू खुद से चूज़ कर लेते हैं और बाकी 2 वेरिएबल्स की वैल्यू इन 2 इक्वेशन में से सॉल्व कर लेते हैं। वो एक वैल्यू कौन सी चूज़ की जाए? आप कोई सी भी चूज़ कर सकते हैं। मैं वो चूज़ कर रहा हूँ z = 0। z की वैल्यू 0 ले ली, इनको प्लेन्स की इक्वेशन में लिख लेते हैं। इस इक्वेशन में लिखते हैं तो मेरे पास 3x - 2y 5z की जगह 0 आ गया = -2 आ गया। और इस इक्वेशन में लिखते हैं z को 0 तो x - y = 2 आ गया। अब मुझे इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है और इनमें से x और y की वैल्यू मालूम करनी है। लीनियर इक्वेशंस हैं तो हम इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके x और y मालूम कर सकते हैं। ऐसा करते हैं, दोनों इक्वेशंस में y का कोएफिशिएंट सेम बना लेते हैं। इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x - 2y = 4 आ गया। और नीचे ये वाली इक्वेशन लिख लेते हैं, 3x - 2y = -2। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट करने पे साइन चेंज हो जाएंगे, -3x और प्लस का 2x माइनस का x आ जाएगा, -2y और साइन चेंज करने पे ये +2y कैंसिल हो जाएंगे। राइट साइड पे 4 + 2 6 आ गया। -x = 6 या कह लें x = -6। मेरे पास x की वैल्यू आ गई। z की वैल्यू हमने खुद से सपोज कर ली थी, कितनी? 0। अब मालूम करनी है मुझे y की वैल्यू। ऐसा करते हैं, x की इस वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं 1 में। x की जगह -6 लिखा 1 में, तो -6 - y = 2, y को उधर और 2 को इधर ले आए तो -6 - 2 = y हो गया और y = -8 हो गया। z हमने खुद से पुट किया था, किसके इक्वल? 0 के इक्वल। x निकल आया -6, y निकल आया -8। मेरे पास जो पॉइंट है वो क्या आ गया? x की वैल्यू -6, y की वैल्यू -8 और z की वैल्यू 0। ये पॉइंट आ गया लाइन पे पॉइंट आ गया मेरे पास। इस पॉइंट को x1 y1 z1 कह लेते हैं। लाइन की सिमेट्रिक फॉर्म हमें मालूम है, x - x1 c1 = y - y1 c2 = z - z1 c3 के। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, x1 y1 z1 की जगह -6 -8 और 0 और c1 c2 c3 की जगह -7 8 और -1 ये वैल्यूज पुट करते हैं। तो x - x1 की जगह -6 ओवर c1 की जगह 7, y - y1 की जगह -8 और नीचे c2 की जगह 8, z - z1 की जगह 0 और नीचे c3 की जगह -1। यही मेरे पास लाइन की सिमेट्रिक इक्वेशंस आ गई हैं। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं।
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x प्लस 6/7 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y प्लस 8/8 और z ओवर -1। ये हमने लाइन की सिमेट्रिक इक्वेशन मालूम कर ली हैं। हमने पहले प्रूव ये किया कि प्लेन्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं और फिर उनके इंटरसेक्शन वाले प्लेन की इक्वेशन मालूम कर ली। उसके लिए एक पॉइंट हमने मालूम किया z को 0 लेकर। एक वेरिएबल की वैल्यू आपने खुद से सपोज करनी है, वो कोई सा वेरिएबल भी हो सकता है और कोई सी वैल्यू भी हो सकती है। बाकी दो इक्वेशंस को सॉल्व करके दूसरे दो वेरिएबल्स मालूम कर लेने हैं तो आपके पास पॉइंट आ जाएगा, और प्लेन्स के नॉर्मल वेक्टर्स का क्रॉस ले लेना है तो लाइन का पैरेलल वेक्टर आ जाएगा, और फिर पॉइंट और पैरेलल वेक्टर की मदद से लाइन की इक्वेशन लिख लेनी है। लेकिन ये सारा कुछ करने से पहले डिसाइड करना है कि प्लेन्स इंटरसेक्ट कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर प्लेन इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, पैरेलल है, तो फिर ये सारा प्रोसेस आपने नहीं करना है। अभी हम बात करने लगे हैं दो प्लेन्स के इंटरसेक्शन वाली लाइन में से पास करते हुए एक तीसरे प्लेन की इक्वेशन ऑफ प्लेन्स जो पास करें इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स में से। फर्ज करें हमारे पास एक प्लेन P1 है जिसकी इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल्स टू 0 है। एक दूसरा प्लेन P2 है जिसकी इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल्स टू 0 है। ये दो प्लेन्स आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं और इनके इंटरसेक्शन से बन रही है एक स्ट्रेट लाइन। इस स्ट्रेट लाइन में से एक तीसरा प्लेन मालूम करना चाहते हैं। इस स्ट्रेट लाइन में से पास करते हुए हम इन्फिनिट प्लेन्स मालूम कर सकते हैं। ये दो प्लेन्स हैं, से एक P1 और एक P2। ये प्लेन P1, ये प्लेन P2, ये एक और प्लेन है जो इनके इंटरसेक्शन में से पास कर रहा है। इस प्लेन को रोटेट करवाते चले जाएं तो इस तरह के इन्फिनिट प्लेन्स मालूम करना चाहते हैं। वो जो नया प्लेन है उसकी इक्वेशन क्या होगी? हमें दोनों प्लेन्स की इक्वेशन मालूम है। वो जो नया प्लेन होगा उसकी इक्वेशन भी लीनियर इक्वेशन ही होगी। किस तरह की इक्वेशन होगी? अगर P1 और P2 इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उनके इंटरसेक्शन में से पास करने वाले प्लेन की इक्वेशन ये होगी। एक प्लेन लिख लें प्लस k टाइम्स दूसरे प्लेन की इक्वेशन लिख लें, इक्वल टू 0 लिख लें, जहाँ पर k क्या है, जहाँ पर k कोई सा रियल नंबर है। इससे हमारे पास बन रही हैं फैमिली ऑफ प्लेन्स की इक्वेशंस। फैमिली ऑफ प्लेन्स की इक्वेशंस क्यों कह रहा हूँ? मैंने कहा कि इसके इंटरसेक्शन में से इन्फिनिट प्लेन्स पास कर रहे हैं। एक प्लेन बना लें, उसको रोटेट करवा दें, इन्फिनिट प्लेन्स पास कर रहे हैं। इसी इंटरसेक्शन में से P1 प्लेन भी पास कर रहा है, P2 प्लेन भी पास कर रहा है। अगर मैं इस k की वैल्यू को 0 ले लूँ तो P1 प्लेन की इक्वेशन निकल आएगी, और k की मज़ीद डिफरेंट वैल्यू लेने से हम डिफरेंट प्लेन्स की इक्वेशंस मालूम कर सकते हैं। ये एक फैमिली ऑफ प्लेन्स की इक्वेशन है। k की डिफरेंट वैल्यू के लिए डिफरेंट प्लेन्स आ रहे हैं। ये सारे के सारे प्लेन्स जो है इन दोनों प्लेन्स के इंटरसेक्शन वाली लाइन में से पास कर रहे हैं, अगर दोनों प्लेन्स जो हैं वो इंटरसेक्ट कर रहे थे। एक छोटी सी एग्जांपल करते हैं जिसमें दो प्लेन्स के इंटरसेक्शन में से पास करने वाले एक और प्लेन की इक्वेशन मालूम करना चाहते हैं। जब भी हमें दो प्लेन्स के इंटरसेक्शन में से पास करते हुए किसी तीसरे प्लेन की इक्वेशन निकालना होगी तो हमें साथ में मज़ीद एक कंडीशन और दी गई होगी, क्योंकि अगर कोई कंडीशन नहीं दी गई होगी तो दो प्लेन्स के इंटरसेक्शन में से तो इन्फिनिट प्लेन्स हो सकते हैं। देखते हैं इस एक्सरसाइज के अंदर हमारे पास एक्सरसाइज है, मालूम करनी है इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स। दो प्लेन्स हैं, इन दो प्लेन्स के इंटरसेक्शन वाली लाइन में से पास करती हुई एक तीसरे प्लेन की इक्वेशन हमने मालूम करनी है, और एक एक्स्ट्रा कंडीशन हमें गिवन है कि वो जो प्लेन हमने मालूम करना है उसे परपेंडिकुलर टू YZ प्लेन होना चाहिए। जो अभी हमने प्लेन की इक्वेशन लिखी थी दो प्लेन्स के इंटरसेक्शन वाली लाइन में से पास करते हुए, उसमें k की स्पेसिफिक वैल्यू मालूम करने के लिए हम इस बात का इस्तेमाल करेंगे कि जो प्लेन हम मालूम करना चाहते हैं वो YZ प्लेन के परपेंडिकुलर है। पहले प्लेन की इक्वेशन लिख लेते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इन दो प्लेन्स के इंटरसेक्शन में से पास करने वाली प्लेन की इक्वेशन लिख ली। कैसे? एक प्लेन की इक्वेशन प्लस k दूसरे प्लेन की इक्वेशन। ये हमने सपोज कर लिया कि रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन है, इसमें k जो है वो हम मालूम करना
चाहते हैं स्पेसिफिक वैल्यू के की, जिसके लिए हमारा प्लेन इनके इंटरसेक्शन में से पास करने के साथ साथ वाईजी प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर हो। जो प्लेन हम मालूम करना चाहते हैं वो वाईजी प्लेन पे परपेंडिकुलर हो। दो प्लेन्स कब परपेंडिकुलर होते हैं? दो प्लेन्स उस वक्त परपेंडिकुलर होते हैं जब उनके नॉर्मल वेक्टर्स भी परपेंडिकुलर होते हैं। हम वाईजी प्लेन का नॉर्मल वेक्टर ले लेते हैं, ये जो प्लेन हमने मालूम करना है इसका नॉर्मल वेक्टर ले लेते हैं और दोनों परपेंडिकुलर होंगे, दोनों के डॉट प्रोडक्ट को इक्वल टू 0 लेंगे, के की वैल्यू आ जाएगी। इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर लिखना चाहते हैं फिलहाल, उसके लिए इस प्लेन को जनरल फॉर्म में अरेंज कर लेते हैं। x के कोफिशिएंट्स इकट्ठे कर लेते हैं, हम इसको लिख सकते हैं x के कोफिशिएंट्स इकट्ठे करने के बाद क्या x के साथ यहाँ से k और यहाँ से 2 यानी 2 प्लस kx। y के कोफिशिएंट्स इकट्ठे कर लें, y की टर्म्स इकट्ठी कर लें तो माइनस और प्लस 2k, y के साथ आ जाएगा -1 प्लस 2k। z की टर्म्स इकट्ठी कर लें तो z के साथ हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस 2k और ये वाला -3k एज इट इज आ गया। ये हमने जनरल फॉर्म में अरेंज कर ली है। कौन सी फॉर्म में? ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में। इस फॉर्म में नॉर्मल वेक्टर हम लिख सकते हैं। क्या होगा इसका नॉर्मल वेक्टर? इसका नॉर्मल वेक्टर x का कोफिशिएंट 2 प्लस k, y का कोफिशिएंट -1 प्लस 2k और z का कोफिशिएंट 3 माइनस 2k। ये हमने जो प्लेन मालूम करना है उसका नॉर्मल वेक्टर लिख लिया है। अब हम नॉर्मल वेक्टर लिखना चाहते हैं YZ प्लेन का। याद करें YZ प्लेन का नॉर्मल वेक्टर क्या होगा? YZ प्लेन जो है वो x एक्सिस पे परपेंडिकुलर होता है। x एक्सिस के जो पैरेलल वेक्टर होगा वो YZ प्लेन का नॉर्मल वेक्टर होगा और x एक्सिस के पैरेलल वेक्टर हम लिख सकते हैं क्या? 1 0 0। 1 0 0 जो है ये YZ प्लेन का नॉर्मल वेक्टर हो गया। x एक्सिस के पैरेलल वेक्टर, x एक्सिस YZ प्लेन पे परपेंडिकुलर होता है तो x एक्सिस का पैरेलल वेक्टर n1 मैंने इसे कह लिया 1 0 0, ये YZ प्लेन का नॉर्मल वेक्टर है। YZ प्लेन और जो प्लेन मालूम करना है वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। अगर परपेंडिकुलर हैं तो इन दोनों के नॉर्मल वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं। वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। n और n1 का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। और डॉट प्रोडक्ट कैसे मालूम किया करते हैं? x कंपोनेंट का प्रोडक्ट प्लस y कंपोनेंट का प्रोडक्ट प्लस z कंपोनेंट का प्रोडक्ट। तो n और n1 का डॉट बनेगा 2 प्लस k इंटू 1 प्लस 0 इंटू दिस 0 प्लस 0 इंटू 3 माइनस 2k 0 इक्वल्स टू 0। यहाँ से 2 को उधर ले जाएं तो मेरे पास k की वैल्यू -2 आ गई। ये जो k की वैल्यू -2 आ गई है इसको यहाँ 1 में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं तो मेरे पास उस प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी जो प्लेन इन दोनों प्लेन्स के इंटरसेक्शन में से पास कर रहा है और YZ प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो k की वैल्यू यहाँ -2 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। -2 प्लस 2 0 हो जाएगा, x का कोफिशिएंट तो 0 आ जाएगा। यहाँ पर -2 लिखेंगे तो -4 हो जाएगा, यहाँ पर -2 लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, यहाँ -2 लिखेंगे तो 3 इंटू -2 प्लस का 6 हो जाएगा। x का कोफिशिएंट तो खत्म हो गया, ये आ गया -5y प्लस 7z प्लस 6 इक्वल्स टू 0। यही प्लेन की इक्वेशन आ गई है। कॉमनली हमारी कोशिश होती है कि फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो तो उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5y माइनस 7z माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ये वो प्लेन है जो इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन वाली लाइन में से पास कर रहा है और साथ में YZ प्लेन के परपेंडिकुलर है। और अब हम बात करने लगे हैं कि स्क्यू लाइंस क्या होती हैं। जब हम प्लेन्स के अंदर लाइंस की बात करते हैं तो दो ही पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। फ़र्ज़ करें ये प्लेन है, ये इसके अंदर एक लाइन है और ये इसके अंदर दूसरी लाइन है, तो ये दोनों लाइंस आपस में इस वक्त पैरेलल हैं। एक और पॉसिबिलिटी हो जाती है, अगर दो लाइंस एक ही प्लेन में हैं तो हो सकता है वो दोनों लाइंस किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर जाएं। दो लाइंस जब भी किसी एक प्लेन में होती हैं तो दो ही पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, या तो वो दोनों लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं या वो दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं। इसके उल्ट ऐसे भी कह लेते हैं कि अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट करें या पैरेलल हों तो कंफर्म है कि वो एक ही प्लेन में होंगी। लेकिन अगर दो लाइंस एक ही प्लेन में ना हो,
फर्ज करें ये आपके पास दो प्लेन्स हैं, एक प्लेन आपकी से छत है, एक प्लेन आपका फर्श है। आपने एक लाइन ड्रा की इस छत के इन दो कॉर्नर्स में से पास करती हुई, और फर्श के ऊपर इन दो कॉर्नर में से पास करती हुई लाइन ड्रा की। ज़रा इमेजिन करें, क्या ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं? बिल्कुल भी नहीं। क्या ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि एक लाइन छत पर है, दूसरी लाइन ग्राउंड पर है, इंटरसेक्ट भी नहीं कर रही, पैरेलल भी नहीं है। और ये इसलिए है कि ये दोनों लाइंस एक ही प्लेन में नहीं हैं। अगर दो लाइंस एक ही प्लेन में ना हो तो फिर हो सकता है ना वो पैरेलल हो सकता है वो ना ही इंटरसेक्ट करें। जब भी हमारे पास ऐसी दो लाइंस आ जाएं जो कोप्लेनर ना हो, तो हो सकता है वो ना ही पैरेलल हो और हो सकता है वो ना ही इंटरसेक्ट करें। ऐसी दो लाइंस को हम स्क्यू लाइंस कहा करते हैं। ऐसी दो लाइंस जो कोप्लेनर नहीं हैं उन्हें स्क्यू लाइंस कहते हैं। अगर लाइंस पैरेलल हो जाएं तो वो यकीनन कोप्लेनर होंगी। अगर फ़र्ज़ करें मैं इस छत पे और इस ग्राउंड पे दो लाइंस बना लेता हूँ, ये आपस में पैरेलल हैं, ये कोप्लेनर नहीं लग रही हैं। लेकिन आप एक और प्लेन बना सकते हैं यहाँ पे जो इन दोनों लाइंस को कंटेन कर रहा हो। जब भी लाइंस जो हैं वो पैरेलल होंगी तो यकीनन वो एक प्लेन में लाई कर जाएंगी। जब भी लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी तब भी वो एक प्लेन में यकीनन लाई कर जाएंगी। और जब भी लाइंस एक प्लेन में लाई नहीं करेंगी तो फिर यकीनन वो लाइंस क्या होंगी? स्क्यू लाइंस होंगी। स्ट्रेट लाइंस जो हैं वो कोप्लेनर होती हैं इफ़ एंड ओनली इफ़ या तो वो इंटरसेक्ट करें या वो पैरेलल हों। और जब भी ना ही वो पैरेलल हों ना ही वो इंटरसेक्ट करें तो फिर वो स्क्यू लाइंस होती हैं। दो लाइंस की इक्वेशंस देखकर आप कैसे डिसाइड करेंगे कि वो स्क्यू लाइंस हैं? मेथड सीखने लगे हैं कि कैसे डिसाइड किया जाए कि लाइंस स्क्यू हैं, लाइंस कोप्लेनर नहीं हैं। उसके लिए हम ये दो बातें चेक किया करेंगे कि वो पैरेलल भी ना हो और वो इंटरसेक्ट भी ना करें। अगर आपके पास एक लाइन है L1, ये उसकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस दी हुई हैं। इन पैरामीट्रिक इक्वेशंस में C1, C2, C3 पैरेलल वेक्टर है। एक और दूसरी लाइन है हमारे पास से L2 है, ये उसकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं। इस लाइन की इक्वेशन में पैरामीटर S है, इस लाइन की इक्वेशन में पैरामीटर T है। इस लाइन का पैरेलल वेक्टर से D1, D2 और D3 है। अगर ये लाइंस स्क्यू हैं कैसे पता चलेगा? एक बात तो ये होनी चाहिए कि ये लाइंस पैरेलल ना हो, यानी C और D आपस में पैरेलल ना हो। अगर दोनों लाइंस के जो पैरेलल वेक्टर हैं C और D वो पैरेलल ना हो, पैरेलल ना हो कैसे पता चल सकता है? एक तरीका तो ये हो सकता है इनके कंपोनेंट्स की रेशो सेम ना आए। और अगर फ़र्ज़ करें कंपोनेंट्स की रेशो लेना पॉसिबल ना हो तो फिर ऐसा कोई नंबर T ना मिले कि T से मल्टीप्लाई करके C को D बन जाए या D को T से मल्टीप्लाई करके C बन जाए। अगर वेक्टर्स पैरेलल नहीं हैं तो फिर एक कंडीशन ये हो गई पूरी। तो फिर हम दूसरी कंडीशन चेक करेंगे और दूसरी कंडीशन ये चेक करेंगे कि वो दो लाइंस इंटरसेक्ट भी ना करें। कैसे पता चलेगा कि इंटरसेक्ट भी ना करें? दोनों के x, y और z को इक्वल लेकर इक्वेशंस बना लें, इन इक्वेशंस को सॉल्व करें। ये तीन इक्वेशंस हैं, इनमें अननोन दो हैं t और s। अगर इनमें से t और s की वैल्यूज़ मिल जाएं तो फिर ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, और अगर इन तीन इक्वेशन में से t और s की वैल्यूज़ ना मिलें तो फिर ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं। तीन इक्वेशंस हैं, दो अननोन हैं, कोई सी दो को सॉल्व करके s और t मालूम कर लें और जिसको सॉल्व नहीं किया है उसमें पुट करके देख लें। अगर वो s और t तीसरी को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं तो फिर हमें s और t की वैल्यूज़ मिल गई हैं, और मिलने का मतलब होगा इंटरसेक्ट कर रही हैं, और इंटरसेक्ट करने का मतलब होगा कोप्लेनर हैं। तो लाइंस कोप्लेनर नहीं होंगी, लाइंस स्क्यू होंगी। कब? जब C और D पैरेलल ना हो और ये वाली जो इक्वेशंस हैं इनका सलूशन हमें ना मिल सके। कोई आप ऐसा S और T मालूम ना कर सकें जिसके लिए ये तीनों इक्वेशंस सेटिस्फाई हो रही हों।
तो जब भी हमने डिसाइड करना होगा कि लाइंस स्क्यू हैं तो सबसे पहले हम ये डिसाइड किया करेंगे कि लाइंस के पैरेलल वेक्टर पैरेलल नहीं हैं, और दूसरा दोनों के x, y और z पॉइंट्स को इक्वल लेकर 3 इक्वेशंस बनाकर उनमें से देखा करेंगे कि s और t की वैल्यू मिल रही है या नहीं मिल रही। नहीं मिल रही होगी तो इसका मतलब होगा वो इंटरसेक्ट नहीं कर रही। पैरेलल वेक्टर नहीं है अगर, तो लाइंस पैरेलल नहीं है, इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, दोनों कंडीशंस पूरी हो जाएंगी तो लाइंस कोप्लेनर नहीं है, लाइंस स्क्यू लाइंस हैं। और अगर दो लाइंस स्क्यू हैं और हम इन दोनों स्क्यू लाइंस के दरमियान डिस्टेंस मालूम करना चाहते हैं, तो देखते ये हैं कि दो स्क्यू लाइंस के दरमियान हम डिस्टेंस कैसे मालूम करेंगे। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दो स्क्यू लाइंस के दरमियान हम कैसे मालूम करेंगे। अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास एक लाइन L1 है, उसकी हमें पैरामीट्रिक इक्वेशंस मालूम है, उसका पैरेलल वेक्टर हमें मालूम है। एक दूसरी लाइन L2 है, उसकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस हमें मालूम है, उसका पैरेलल वेक्टर हमें मालूम है, और हम डिसाइड कर चुके हैं कि लाइन स्क्यू हैं और हम मालूम करना चाहते हैं इनके दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। फ़र्ज़ करें ये एक प्लेन है, ये दूसरा प्लेन है, ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है। ये कोप्लेनर लाइंस कभी भी नहीं बन सकती हैं, ये स्क्यू लाइंस हैं। हम मालूम करना चाहते हैं इनके दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस। उसके लिए हम काम ये करेंगे कि इस लाइन पर एक पॉइंट ले लें, एक पॉइंट इस लाइन पर ले लें, उन पॉइंट्स को मिलाकर वेक्टर बना लें और एक ऐसा वेक्टर ढूंढ लें जो इन दोनों लाइंस के ऊपर परपेंडिकुलर हो। क्या ढूंढ लें? एक ऐसा वेक्टर ढूंढ लें जो इन दोनों लाइंस पर परपेंडिकुलर हो। फर्ज कर लेते हैं वो वेक्टर n है। वेक्टर n हमने सपोज कर लिया जो दोनों लाइंस पर परपेंडिकुलर है, जो लाइन L1 पे भी परपेंडिकुलर है, जो लाइन L2 पे भी परपेंडिकुलर है। अगर मुझे ये n मिल जाए जो दोनों लाइंस पे परपेंडिकुलर है, कॉमन नॉर्मल मैं इसको कह रहा हूँ, और लाइंस के ऊपर मुझे एक एक पॉइंट मिल जाए, तो उसके बाद अगर मैं इस पी क्यू वेक्टर का प्रोजेक्शन n की डायरेक्शन में मालूम करूंगा तो वही प्रोजेक्शन बेसिकली इन दो लाइंस के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। अब ये वेक्टर n कैसे मालूम किया जाए? ये जो वेक्टर n जो कॉमन नॉर्मल है, ये दोनों लाइंस के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो दोनों लाइंस के पैरेलल वेक्टर्स के ऊपर भी परपेंडिकुलर होगा। इसका डॉट प्रोडक्ट c के साथ और इसका डॉट प्रोडक्ट d के साथ 0 आएगा। ये जो मेरे पास दो इक्वेशंस बनेंगी n डॉट c इक्वल्स टू 0 और n डॉट d इक्वल्स टू 0 लेने से इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम n मालूम कर लिया करेंगे। और n मालूम करने के बाद मैंने कहा लाइंस के ऊपर पॉइंट ले लेंगे। एक लाइन L1 के ऊपर फर्ज करें पॉइंट P हमने ले लिया, लाइन L2 के ऊपर फर्ज करें हमने पॉइंट Q ले लिया, और पी क्यू वेक्टर बनाकर अगर हम पी क्यू का प्रोजेक्शन ले लेंगे n के ऊपर, पी क्यू डॉट एन ओवर n, पी क्यू डॉट एन का मैग्नीट्यूड ओवर n का मैग्नीट्यूड, ये बेसिकली पी क्यू का प्रोजेक्शन अलोंग n है। ये जो प्रोजेक्शन है यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है दो स्क्यू लाइंस के दरमियान। दोबारा दोहरा देता हूँ, हम मालूम करना चाहते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऐसी दो लाइंस में जो स्क्यू लाइंस हैं। फर्ज करें ये लाइन है हमारे पास, एक L1 दूसरी लाइन L2 है। हम डिसाइड कर चुके हैं कि ये स्क्यू लाइंस हैं। तो सबसे पहले आप एक ऐसा कॉमन नॉर्मल ढूंढेंगे, एक ऐसा वेक्टर ढूंढेंगे जो दोनों लाइंस पर परपेंडिकुलर हो। अगर वो वेक्टर n है तो उसका दोनों लाइंस के पैरेलल वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करके आप वो कॉमन नॉर्मल वेक्टर मालूम कर लेंगे, और उसके बाद दोनों लाइंस पर एक एक पॉइंट लेकर उनकी मदद से वेक्टर पी क्यू बना लेंगे और पी क्यू का प्रोजेक्शन ओवर n मालूम कर लेंगे, तो वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ जाएगा। पी क्यू डॉट एन का मॉडुलस ओवर n का मैग्नीट्यूड, इससे हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिल जाएगा। एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल है, शो करना है कि लाइंस, एक लाइन हमारे पास L गिवन है, दूसरी लाइन हमें M गिवन है। शो ये करना है कि ये लाइंस क्यू हैं। एक काम। दूसरा काम, इनके दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मालूम करना है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम शो ये करना चाहते हैं कि ये स्क्यू लाइंस हैं। उसके लिए हम दो बातें शो करेंगे कि ये लाइंस पैरेलल भी नहीं हैं और ये लाइंस
इंटरसेक्ट भी नहीं कर रही। सबसे पहले हम ये शो करना चाहेंगे कि लाइंस पैरेलल नहीं हैं। वो हमें पता चलेगा लाइंस के पैरेलल वेक्टर्स से। जो लाइन L है उसका पैरेलल वेक्टर यहाँ पे सिमेट्रिक फॉर्म में नीचे 3 -1 और 1 ये लाइन L का पैरेलल वेक्टर है। जो लाइन M है उसका पैरेलल वेक्टर सिमेट्रिक फॉर्म में नीचे -3, 2 और 4 ये इस दूसरी लाइन का पैरेलल वेक्टर है। अगर ये दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल नहीं हैं तो लाइंस भी पैरेलल नहीं हैं। कैसे डिसाइड किया जाए कि पैरेलल नहीं है? उसके लिए हम वेक्टर्स के कंपोनेंट्स की रेशियो ले लेते हैं। सबसे पहले C1/D1 ले लेते हैं। C1/D1 3/-3 -1 आ गया। C2/D2 ले लेते हैं। C2/D2 C2 -1 D2 2 -1/2 -1/2 आ गया। C3/D3 लेने की ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि C1/D1 और C2/D2 इक्वल नहीं आए हैं। चूँकि C1/D1 और C2/D2 सेम नहीं आए हैं, इसका मतलब है लाइंस L और M पैरेलल नहीं हैं। एक डिसीजन हमने कर लिया कि ये लाइंस पैरेलल नहीं हैं। दूसरा को क्या डिसीजन करना है? दूसरा डिसीजन ये करना है कि ये इंटरसेक्ट भी नहीं कर रही। उसके लिए दोनों की पैरामीट्रिक फॉर्म्स लेते हैं। पैरामीट्रिक फॉर्म में दोनों के पॉइंट्स को इक्वल रखते हैं और S और T ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो हम पैरामीट्रिक इक्वेशन बनाने लगे हैं। सबसे पहले लाइन L की। अगर मैं x - 3/3 y - 8/-1 और z - 3/1 को इक्वल टू t ले लूँ तो x - 3/3 को इक्वल टू t लूँगा। 3 राइट पर चला जाएगा, x - 3 = 3t और 3 उधर जाकर प्लस हो जाएगा, x = 3 + 3t। तो जो लाइन L की पैरामीट्रिक फॉर्म है उसमें x इक्वल है 3 + 3t के। इसी तरह y - 8/-1 को t के इक्वल लूँगा तो मेरे पास y आ जाएगा 8 - t के। इसी तरह से z - 3/1 को t के इक्वल लूँगा तो z आ जाएगा 3 + t के इक्वल। ये मैंने लाइन L की पैरामीट्रिक इक्वेशंस ले ली हैं। इस तरह से लाइन M की पैरामीट्रिक इक्वेशंस ले लेते हैं। लाइन M की पैरामीट्रिक इक्वेशंस लेने के लिए x + 3/-3 इक्वल है y + 7/2 इक्वल है z - 6/4। इसको इक्वल फर्ज कर लेते हैं s के, जहाँ पे s कोई रियल नंबर है। x + 3/-3 को s के इक्वल लेंगे तो हमारे पास x आ जाएगा -3 - 3s और y + 7/2 को s के इक्वल लेंगे तो y आ जाएगा -7 + 2s। z - 6/4 को s के इक्वल लेंगे तो z आ जाएगा 6 + 4s। ये हमने पैरामीट्रिक इक्वेशन लिख ली हैं m की। याद है क्या शो करना था? शो करना था लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं। सपोज कर लेते हैं इंटरसेक्ट कर रही हैं। दोनों के x को इक्वल ले लेते हैं। 3 + 3t = -3 - 3s। दोनों के y को इक्वल ले लेते हैं। y इक्वल लेने पे 8 - t -7 + 2s। दोनों के z इक्वल ले लेते हैं। 3 + t = 6 + 4s और ऐसे s और t ढूंढने की कोशिश करते हैं जिनसे ये तीनों आपस में इक्वल आ जाएं। और ऐसे s और t लेने से जिससे x, y और z सेम आएंगे, अगर ऐसा s और t मिल जाएंगे तो x, y और z जो पॉइंट निकलेगा वही दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। और अगर ऐसे s और t नहीं मिलेंगे तो इसका मतलब होगा लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं। इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। 3s इधर आकर प्लस का हो गया, 3 इधर आकर माइनस का हो गया, -3 और -3 -6 हो गया। इसको 3 से डिवाइड कर लेते हैं तो 3 + s = -2 हो गया। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2s को इधर ले आए, -t - 2s और 8 को इधर ले आए, माइनस हो जाएगा, -7 और -8 -15 हो गया। इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो t + 2s = 15 हो गया। और इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं और 4s को लेफ्ट पर ले आए तो t - 4s और 6 - 3 3 हो गया। अब हमने इन तीन इक्वेशंस को सॉल्व करके s और t निकालना है। इक्वेशन ज़्यादा हैं, अननोन कम हैं। कोई सी दो को सॉल्व करके s और t निकालते हैं और वो फिर तीसरी में पुट करते हैं। मैं इस वक्त सॉल्व करने लगा हूँ
इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, इन दोनों इक्वेशन में t के कोफिशिएंट सेम हैं। ऐसा करते हैं, इसको इसके नीचे लिख लेते हैं, दोनों इक्वेशंस को माइनस कर लेते हैं। माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, t प्लस का माइनस का कैंसिल हो जाएगा, 2s और प्लस का 4s 6s हो जाएगा, और 15 माइनस 3 12 हो जाएगा, और 6 से डिवाइड कर दें तो s की वैल्यू 2 आ गई। ये s की वैल्यू 2 1 में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो s की वैल्यू 2 को 1 में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। यहाँ सब्स्टिट्यूट करने से 4 2 8, t माइनस 8 इज इक्वल टू 3, 8 उधर ले जाएं, ऐड हो जाएगा, t की वैल्यू आ गई 11। हमने इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करके s और t मालूम किए हैं। ये 2 में पुट करके देखते हैं, अगर इस s और t ने 2 को सेटिस्फाई किया तो इस s और t की मदद से जो पॉइंट निकलेगा वो सेम निकलेगा और वही दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। और अगर s और t ने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई ना किया तो इसका मतलब है लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं। पुट करते हैं s की वैल्यू 2 और t की वैल्यू 11 को यहाँ 2 में, लेफ्ट साइड पे t की जगह 11, s की जगह 2, 11 प्लस 2 13 हो जाएगा, 13 इक्वल्स टू -2 है, बिल्कुल भी नहीं है, तो सेटिस्फाई नहीं हो रही हैं। इसका मतलब है ऐसे s और t मालूम करना पॉसिबल नहीं है जिससे दोनों लाइनों के ऊपर सेम पॉइंट आ जाए। इसका मतलब हुआ ये लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, लाइंस पैरेलल भी नहीं हैं, लाइंस इंटरसेक्ट भी नहीं कर रही हैं, तो इसका मतलब है कि लाइंस जो हैं वो स्क्यू लाइंस हैं। एक डिसीजन हो गया कि लाइंस स्क्यू लाइंस हैं। अब हमने इन लाइंस के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। उसके लिए हमें मालूम करना है दोनों लाइंस के ऊपर कॉमन नॉर्मल। सपोज कर लेते हैं कि ए बी सी वेक्टर जो है एल और एम दोनों पे नॉर्मल है। हमें दोनों के पैरेलल वेक्टर्स पता है, जो नॉर्मल वेक्टर है दोनों का वो दोनों के साथ एंगल 90 का बनाएगा, एन डॉट सी भी 0 होगा, एन डॉट डी भी 0 होगा, एन डॉट सी को 0 लें। ये हमारे पास एन डॉट सी को 0 लेने से इक्वेशन बन जाएगी 3a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। एन और डी का डॉट प्रोडक्ट 0 लें तो -3a प्लस 2b और प्लस का 4c इक्वल्स टू 0। इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है और a, b और c की वैल्यूज़ मालूम करनी है। इक्वेशंस 2 हैं, अननोन्स 3 हैं। इक्वेशंस कम और अननोन ज़्यादा हों तो इन्फिनिट सॉल्यूशंस निकलते हैं। एग्जैक्ट सॉल्यूशन कोई एक नहीं है, इन्फिनिट सॉल्यूशंस हैं। मैं वो इन्फिनिट सॉल्यूशंस यहाँ पे मालूम करने लगा हूँ क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड के लिए जो पहला अननोन है वो a लिख लिया, दूसरे अननोन के साथ मैंने -b लिख लिया। याद रहे ये -b इसलिए नहीं लिखा कि इस इक्वेशन में -b है, ये फार्मूला है हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट मेथड का। -b लिख लिया, तीसरा अननोन मैंने c लिख लिया। a के नीचे क्या करेंगे, a के नीचे a वाले कॉलम को हाइड कर लें, बाकी b और c के कोफिशिएंट का प्रोडक्ट माइनस ये वाले b और c के कोफिशिएंट का प्रोडक्ट, -1 को 4 से मल्टीप्लाई किया -4, -2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, और -b के नीचे b को हाइड कर लें और इसी तरह से क्रॉस प्रोडक्ट कर लें। 3 4 12 हो जाएगा, -3 इंटू 1 -3 हो जाएगा, माइनस फार्मूले का यहाँ +3 आ गया, और c के नीचे c को हाइड कर लें। 3 2 6 हो जाएगा और माइनस फार्मूले का, और -3 को -1 से करेंगे तो 3 आ जाएगा। ये मेरे पास a -b ओवर c आ गया है। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, a ओवर -6 बन गया, ये माइनस नीचे लिख लें तो b ओवर -15 बन गया और c ओवर 3 बन गया। इसको आसान करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, a ओवर -2, b ओवर -5 और c ओवर 1। अगर आप इसको t के इक्वल लिख लें और फिर t की वैल्यूज़ लेते चले जाएं तो इन्फिनिट पॉइंट्स आपके पास आ जाएंगे। मुझे a b c की कोई एक वैल्यू चाहिए, मैं यहाँ पर a की वैल्यू -2 ले रहा हूँ, b की वैल्यू -5 ले रहा हूँ और c की वैल्यू 1 ले रहा हूँ। ये नॉर्मल वेक्टर हमने मालूम कर लिया। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए हमने अभी फार्मूला लिखा था पी क्यू डॉट एन का मॉडुलस ओवर एन का मैग्नीट्यूड। एन मुझे मिल गया, पी क्यू वेक्टर बनाना है। पी क्यू वेक्टर बनाने के लिए मुझे दोनों लाइंस पर पॉइंट्स की ज़रूरत है। जो लाइन एल है इसके ऊपर पॉइंट
का नाम P रख लेते हैं। वो पॉइंट P क्या बनेगा, x में से माइनस हुआ 3, y में से माइनस हुआ 8 और z में से माइनस हुआ 3, यानी 3, 8 और 3। और लाइन M के ऊपर जो पॉइंट है उसका नाम Q रख लेते हैं। इस +3 को मैं माइनस इंटू -3 लिख सकता हूँ, इस +7 को मैं माइनस इंटू -7 लिख सकता हूँ, और इस -6 को ऐसे ही रखें तो x में से माइनस हुआ -3, y में से माइनस हुआ -7 और z में से माइनस हुआ 6। तो -3, -7 और 6 Q पॉइंट है। इनकी मदद से वेक्टर PQ बना लेते हैं। वेक्टर PQ हेड के कोऑर्डिनेट्स में से टेल के कोऑर्डिनेट्स को माइनस कर दें, ये वेक्टर PQ आ गया। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला PQ डॉट n का मॉडुलस ओवर n का मैग्नीट्यूड। ये PQ है, ये n है, PQ और n का डॉट प्रोडक्ट लें तो -6 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा, -15 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 75 आ जाएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +3 आ जाएगा, इसका मॉडुलस, और नीचे n का मैग्नीट्यूड x² + y² + z² का स्क्वायर रूट, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1 और इसका स्क्वायर रूट। ऊपर ऐड कर लेंगे तो हमारे पास 90 बन जाएगा, नीचे ऐड कर लेंगे तो 30 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, रैशनलाइज कर लेंगे, 30 के स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके कैंसिल आउट कर लेंगे तो 3 × 30 का स्क्वायर रूट। यही इन दो स्क्यू लाइंस के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ गया। आज के लेक्चर में हमने सीखा है कि दो प्लेन्स कब इंटरसेक्ट करते हैं और कब पैरेलल होते हैं। जब इंटरसेक्ट करते हैं तो उनके इंटरसेक्शन वाली जो लाइन बनती है उसकी इक्वेशन कैसे मालूम करते हैं, और जब इंटरसेक्ट करते हैं तो उनके इंटरसेक्शन में से पास करता हुआ अगर कोई और प्लेन मालूम करना हो तो उसकी इक्वेशन क्या होती है और उसे कैसे मालूम करते हैं। और फिर हमने सीखा है कि जो लाइंस कोप्लेनर नहीं होती उन्हें हम स्क्यू लाइंस कहते हैं, और स्क्यू लाइंस के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे मालूम किया करते हैं। आज के लिए इतना ही।